रासायनिक सूत्र और मूल संकल्पना। हम जानते हैं कि दो या उससे अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। हमने पिछले अध्याय में दो प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ा था, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक में जब सहसंयोजिक यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसमें जो तत्व होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन के एक परमाणु में बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दो दो के जोड़े में ऑक्सीजन के दो अणुओं के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार कार्बन के भी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के भी दोनों परमाणुओं के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि हम एक ऑक्सीजन और यहाँ पे जोड़ना चाहें, जिस प्रकार यहाँ दिया गया है, तो यहाँ अगर कार्बन इसको साझा करता है तो कार्बन के भी बाहरी क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन अपने पास, ऑक्सीजन के बाहरी क्षेत्र में 8 करने के लिए ऑक्सीजन को कोई भी साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इस कारण से CO3 का निर्माण नहीं होता है और CO2 का ही निर्माण हो पाता है। सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार। अब भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनका हम अणुभार किस प्रकार निकाल सकते हैं। हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें सभी के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दिए होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम एक पानी के एक अणु का अणुभार निकालना चाहें तो हमें पता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, तो 2 परमाणु का 1 × 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 यूनिट होता है, तो इस प्रकार जल के एक अणु का भार 18 होगा। इसी प्रकार कुछ और यौगिकों के अणुभार की गणना अगर करनी है तो जैसे एक उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें SO2 है, सल्फर का परमाणु भार 32 यूनिट है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार सल्फर का 32 होता है प्लस 2 गुणित ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 2 × 16, तो इस प्रकार यह हो जाएगा 64। उसी प्रकार नाइट्रोजन का अणुभार 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है तो नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणुक होता है, तो इसका अणुभार होगा 2 × 14। आयनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान। अणुभार केवल सहसंयोजी यौगिकों में होता है। आयनिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र या इकाई द्रव्यमान होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसका आणविक सूत्र संभव नहीं है क्योंकि ठोस आयनिक यौगिक में अणु नहीं होते, बल्कि हमने देखा था सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं, आयन होते हैं, जैसे Na+ और Cl-। ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl या Na+ और Cl- होता है, तो यह उसका मूलानुपाती सूत्र हुआ। यह भार जो है एक अणुभार नहीं होता है, इसे हम आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 यूनिट होता है और सोडियम का परमाणु भार 23 U होता है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 52.5 U। बहुपरमाणु आयन। हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। रासायनिक आबंधन में हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है तथा वह आयनित होकर Na+ और Cl- बनाता है। अगर हम वही क्रियाकलाप सोडियम नाइट्रेट के साथ करें, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3, तो इसमें भी सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक माइनस हो जाएंगे और Na+, इस तरह ये इनका जलीय विलयन में ये भी आयनित हो जाते हैं, तो ये भी वैद्युत के सुचालकता दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि
Na+ आयन के अतिरिक्त एक ऋणावेशित आयन NO3- भी है, जिसमें एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु पर कुल एक ऋणावेश है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, परंतु इनमें एक ही प्रकार का आयन है। तो ऐसे परमाणुओं के समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो पानी पर विलय होने पर धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, जैसे NH4Cl, NH4+ + Cl-, Na2SO4, 2Na+ + SO4 2-, इसी तरह और भी हैं। मूलक या रेडिकल्स आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। हमेशा हम जब आयनित करते हैं किसी भी चीज़ को वो तो दो पार्ट में, प्रायः धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं, जैसे NaOH, Na+ + OH-, NH4OH, NH4+ + OH-, और CaOH twice मीन्स Ca2+ + 2OH-। दिए गए उदाहरणों में Na+, NH4+ तथा Ca2+, ये सभी जो हैं ये क्षारीय मूलक हैं। और जो ऋण आयन, ऐसे ऋण आयन देखिए, क्षार से जो धन आयन प्राप्त हो रहे थे उन्हें क्षारीय मूलक कहा जाता था, परंतु जो ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहा जाता है। जैसे HCl में H+ + Cl-, तो यहाँ अम्लीय मूलक क्या होगा? क्लोरीन, Cl-। HNO3 में H+ + NO3-, यहाँ अम्लीय मूलक होगा NO3-। वैसे ही H2SO4 में 2H+ + SO4 2-, यहाँ पे SO4 2- जो है वो अम्लीय मूलक होगा। बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने की एक विशेष पद्धति है आढ़ा तिरछा या क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें जो उपस्थित आवेश होते हैं अथवा संयोजकता का उपयोग करते हुए रासायनिक सूत्र लिखते हैं। इसके कुछ चरण हैं जिसको हम एक के बाद एक देखेंगे। अगर हम लेते हैं एक उदाहरण अमोनियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले जो संगठक होंगे, मतलब अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? अमोनिया और कार्बोनेट का मिश्रण। तो इसके सबसे पहले हम इन आयनों के प्रतीक या सूत्र लिख लेंगे, फिर उनकी संयोजकताएं लिखेंगे। NH4 की संयोजकता 1 होती है, CO3 की संयोजकता 2 होती है। अब इसे आड़ा तिरछा करके यौगिक का अनुपात लिखें, मतलब इसकी संयोजकता इसके पास चली जाएगी और इसकी संयोजकता इसके पास, मतलब ये 2 इसके आगे आ जाएगा और CO3 के आगे 1। तो अमोनिया के 2 अणु होंगे और कार्बोनेट के 1। बहुपरमाणुक आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को पादांक के रूप में लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ NH4 ट्वाइस, अमोनिया के 2 अणु चाहिए थे और CO3 का 1, तो इसको हमने कोष्टक में रखा है। अतः अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र होगा NH4 ट्वाइस CO3। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, जैसे NaNO3, दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, तो इसका सूत्र NaNO3। MgOH, Mg की संयोजकता 2, OH की संयोजकता 1, तो इसका सूत्र बन जाएगा MgOH ट्वाइस। अमोनियम फास्फेट NH4PO4, NH4 की संयोजकता 1, PO4 की संयोजकता 3, तो सूत्र बनेगा NH4 थ्राइस PO4। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट का भी सूत्र बनेगा Na2SO4। और कैल्शियम सल्फेट का बनेगा CaSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का बनेगा Al2SO4 थ्राइस। इसी प्रकार कुछ और यौगिकों के नाम दिए गए हैं जिनमें आपको धनात्मक ऋणात्मक उनकी मूलक लिखने हैं, उनके आवेशों की संख्या और यौगिक का सूत्र।